हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का अपना जो लेक्चर है वो है प्लांट सेल के बारे में, यानी प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल क्या होती है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं उनके बारे में अपने आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि टाइप इसके कौन कौन से होते हैं। प्लांट सेल के टाइप की अगर अपनी बात करें, टाइप की बात करें तो 2 टाइप की सेल्स अगर अपने कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक टाइप की प्लांट सेल। जैसे प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रो का मतलब जो प्रीमिटिव है और कैरियोटिक का न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस वाली सेल जो कि क्या है पहले आई, सबसे पहले। जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जो है इनकी जो सेल होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। जैसे बैक्टीरिया की सेल यहाँ पे दिखाई गई है, क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, ऐसी सेल जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उस पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, एब्सेंस होती है, यानी पूरी तरह से उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती नहीं है। और न्यूक्लियस में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियोज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। और ऑर्गन जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गई, ये सारे के सारे उसमें एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक में, वो कौन से होते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी प्रोकैरियोटिक की बात। अब है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सारे जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्गन का मतलब जैसे ईआर हो गई, ठीक है, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गई। यानी न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सुस्पष्ट प्रकार का होता है। जैसे अपने पढ़ते आए ना कि न्यूक्लियस होता है वो सुस्पष्ट प्रकार का होता है प्रो यूकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब सुस्पष्ट प्रकार का मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर क्या होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपने कहते हैं, वो प्रेजेंट है। तो सेल क्या है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल कहलाती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटीएस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का पता लग गया है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव जो सेल आ गई, यूकैरियोटिक एडवांस जो सेल होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होता है वो सुस्पष्ट होता है और सारे जो न्यूक्लियर ऑर्गन पाए जाते हैं, सेलुलर ऑर्गन पाए जाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है कि सेल का साइज और शेप कैसी होती है। सेल का साइज और शेप की बात करें, ज़्यादातर सेल जो होती है वो क्या होती है, अंडाकार कह सकते हैं, फिलामेंट्स के टाइप की भी होती है। ये क्या होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसके जुड़ने से या फिर सेल वॉल के आकार के आधार पे क्या होती है, उनकी अलग अलग शेप हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइज की। साइज की बात करें तो सबसे छोटी सेल की अगर अपनी बात करें, यानी सेल का मिनिमम साइज जो होता है या फिर अधिकांश जो सेल होती है उनका साइज क्या होता है, 0.1 mm से लेकर 1 mm तक जो है इसका साइज पाया जाता है। अब है कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। सबसे छोटी सेल जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 0.1 माइक्रोन तक होता है। 1 माइक्रोन का मतलब 1/100 mm के करीब जो होता है इसका साइज पाया जाता है। यानी 1 का 100वां हिस्सा जो है, 1 mm का 100वां हिस्सा, यानी 0.1 म्यू के इसका साइज पाया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी सेल्स, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शत्रुमुर्ग का जो अंडा है, शत्रुमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। जिसका अगर अपने आकार देखें, यानी कितनी बड़ी हो सकती है, वो लगभग होती है 15 सेमी तक क्या होती है, वो लंबी होती है। यानी उसकी लंबाई होती है वो क्या होती है, 15 सेमी तक लंबा होता है। तो ये हो गई सबसे लंबी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। इसके अलावा अपने बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर से जानने से पहले अपने देखते हैं कि इसका, जैसे सेल की सबसे पहले सेल नाम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम क्या है, रॉबर्ट जो हुक थे, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने बताया था सेल के बारे में। उन्होंने क्या है, कोर कोशिका या फिर मर्त सेल जिसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। कब बताया था, 1665 में उन्होंने बताया था। यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने
सेल के बारे में बताया था कोरक कोशिका में। कोरक कोशिका कौन सी, यानी मर्द सेल जब अपने कह सकते हैं। उन्होंने सेल नाम किसके बेस पे दिया, इसमें पाए जाने वाले जो छिद्र थे कोरक कोशिका में। कोरक कोशिका मतलब इसमें क्या थे, मधुमक्खी के छत्ता जो होता है उस प्रकार की इसको स्ट्रक्चर देखने को मिली थी रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने इस बेस पे क्या है इसे सेल्स नाम दे दिया, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो कि क्या है एक प्रकार से घिरी हुई है। तो ये मान लो एक स्ट्रक्चर है, इसे क्या नाम दे दिया, सेल्स जो नाम दे दिया। इसके बाद अपने बात करते हैं लिविंग सेल की या फिर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट सेल होती है उसके बारे में। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने बताया था 1831 में न्यूक्लियस के बारे में, यानी सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अपने, केंद्रक। तो उन्होंने क्या बताया था, केंद्रक के बारे में बताया था। इसके बाद क्या है, जो थ्योरी दी गई जिसे अपने कह सकते हैं, दो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में क्या है, बोटनिस्ट जो थे वो थे स्वीडन और सेवान, स्वीडन और जूलॉजिस्ट थे वो थे सेवान। उन्होंने क्या है 1839 में सेल थ्योरी के बारे में बताया। सेल थ्योरी मतलब सेल जो होती है उसमें विभाजन के बारे में, सेल थ्योरी कैसे काम करती है, जैसे सेल जैज सोल जो होता है वो कैसे मूवमेंट करता है, इनके सब के बारे में क्या है इन्होंने बताया था। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था, पुरकेंजी। कब बताया था, 1873 में, ठीक है। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, यानी कोशिका में न्यूक्लियस जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सबसे, अगर आपने माने तो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है। यानी उसी में क्या होते हैं, सारे न्यूक्लियर सेलुलर जो ऑर्गन होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में पड़े रहते हैं। तो ये हो गया अपनी सेल्स के बारे में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब है कि सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर अपने देखें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, सबसे पहले अपने देखते हैं कि पार्ट कौन कौन से होते हैं सेल के। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल ही होगी। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर या सेलुलोज या पैक्टिन की बनी हुई जो कि क्या है सेल को घेरे रखती है, वो कौन सा होता है, सेल वॉल होता है। ये जो सेल वॉल होती है इसके तीन पार्ट पाए जाते हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला क्या होती है, मिडल लैमेला दो जो सेल होती है उनको जोड़ने के लिए क्या होता है, एक सिमटेड की तरह काम करता है, एक लिक्विड पाया जाता है जो कि क्या होती है उन दो सेल को जोड़ने का काम करती है। वो क्या होती है, इन दोनों को जहाँ से जुड़ रही है वो क्या है, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ठीक है। अब है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर का जो आवरण हो गया वो क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे का यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी तरफ जो पार्ट होता है वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। इसके बाद आता है, सेल वॉल के बारे में अपने पढ़ लिया, इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है उसे भी आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। जैसे साइटोप्लाज्म में सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी पतली झिल्ली पाई जाती है। कहाँ पे, सेल वॉल के अंदर की तरफ, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है, वो कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड जो सेल को कलर प्रदान करने वाले होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अपने क्या कहते हैं, सेल का शक्ति ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। राइबोसोम्स पाई जाती है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। और माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज यानी छोटे छोटे क्या होती हैं, पाइप नुमा स्ट्रक्चर या नलिका नुमा स्ट्रक्चर होती है जो बिखरी हुई पड़ी रहती है। कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होती है, सारे माइक्रोबॉडीज में आ जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस की अगर अपने बात करें तो न्यूक्लियस में सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। उसके बाद न्यूक्लियोज, न्यूक्लियोज कौन से हो गए, जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले ऑर्गन हो गए उनको अपने क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोज बोलते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल कौन सा हो गया, जो डीएनए के बने हुए जो छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, जो उलझी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में जो द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपने न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। लास्ट तीसरा नंबर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है टिनोप्लास्ट और एक होता है वैक्यूलर शेप। टिनोप्लास्ट और वैक्यूलर शेप का मतलब क्या हो गया, वैक्यूलर शेप यानी एक गैस का क्या है, आदान प्रदान करने के लिए एक अपने, जैसे वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं, ठीक है, जो गैसों के आदान प्रदान में सेल में सहायक होती है। और इस रिक्तिका का जो बाहर की तरफ एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, उसे अपने क्या बोलते हैं, टिनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट पाए जाते हैं। तो मेन तीन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। सेल वॉल तीन पार्ट होते हैं सेल वॉल के, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। कई बार आ जाता है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियोज प्लस साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके देखें तो वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म में ऑर्गन आ गए सारे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, प्लास्टिक आ गए, जितने भी ऑर्गन होते हैं सेलुलर ऑर्गन, वो सारे की किस में आ गए, साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पड़े रहते हैं। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के जो ऑर्गन होते हैं वो सारे क्या आ गए, न्यूक्लियोज में आ गए। वैक्यूल्स में टिनोप्लास्ट प्लस वैक्यूल्स जो शेप होता है, यानी आपने कह सकते हैं वैक्यूल्स का जो आकार होता है या फिर वैक्यूल्स का जो बीच का स्पेस होता है, उसे वैक्यूल्स शेप करते हैं। सबसे पहले अपने सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बड़ा मैंने आपको बता दिया था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है लगभग अपने कह सकते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो सेमी रिगार्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या करती है, सेलुलोज चेन से, यानी सेलुलोज से वो क्या होती है, कवर पाई जाती है, वो क्या होती है, इसकी सेलुलोज होती है। इसके अंदर की साइड क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी अंदर की साइड एक पतली मेम्ब्रेन होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर का अपने कह सकते हैं स्पेस जो होता है, इसकी वॉल्यूम जो होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा इसका काम अगर अपने देखें तो सेल वॉल होती है, वो क्या काम करती है, ये क्या करती है, सेल को एक आकार प्रदान करती है, सेल का क्या है, रक्षा करती है, जिससे क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर ना आ जाए। तो ये क्या करती है, एक तो उसको आधार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है, दूसरा उसकी सुरक्षा करती है जितने भी ऑर्गन वगैरह इसमें होते हैं। जैसे कि डायग्राम देखें तो क्या है, ये देखो, बाहर वाली हो गई प्राइमरी सेल वॉल, अंदर वाली हो गई सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक सेल और जुड़ी हुई है, तो इनके बीच में जो सिमटेड पदार्थ पाया जाता है, जिसे अपने बोलते हैं मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ठीक है। ये मिडल जो लैमेला होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मिडल लैमेला जैसे जैसे सेल जो होती है वो मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, घुलना शुरू कर देती है, यानी टूटना शुरू कर देती है। जैसे सेल जो इतनी ओल्ड हो जाती है, यंगेस्ट सेल होती है, उसमें तो क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, ये ओल्ड होती जाती है, वैसे वैसे क्या करती है, घुलना शुरू कर देती हैं। जैसे कि परिपक्व जो सेल फ्रूट होते हैं, जिनका क्या है अपने आप से जो गिरना होता है, वो किसके कारण होता है, ये मिडल लैमेला है, इसके घुलने के कारण ही क्या होते हैं, वो अपने आप से जमीन पे या धरती पे गिर जाते हैं। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसका निकनेम अगर देखें तो बावेरी, यानी पतली सी झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे अपने कह सकते हैं। अर्धपारगम्य सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है, उस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ऑस्मोसिस का काम करती है, यानी मॉलिक्यूल का अंदर से बाहर जाने की जो प्रोसेस होती है उसे करती है। फंक्शन अगर देखें तो क्या, आफ्टर कवरिंग ऑफ द सेल, यानी सेल की आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सेल से क्या है, मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर जाने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखें तो अंदर की तरफ पतली सी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कहलाती है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का पहला जो मेंबर। पहले अपने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है,
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो दोनों को जोड़ के अपने क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। यानी ऐसा लिक्विड और ऑर्गन सारे पाए जाने वाले वो जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। तो अपने प्रोटोप्लाज्म का पहला पार्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मोस्ट अपने कह सकते हैं सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो उसमें कंप्लीट होती है। सेलुलर एक्टिविटी कौन सी, जैसे न्यूक्लियस अपना काम क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है। इसके अलावा जेल और सोल जो होती है वो प्रोसेस इसमें होती है। जेल सोल का मतलब क्या हो गया कि सेल जो होती है उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि कुछ तो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही लिक्विड होते हैं, द्रव्य होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध द्रव्य होते हैं, ठीक है। ये अर्ध द्रव्य जो होते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, सोल, और जो अर्ध द्रव्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जेल। ये जेल और सोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे क्या होती है, मूवमेंट चलती रहती है। यानी इसमें क्या होते हैं, जो है जेल होता है, इसमें सारे ऑर्गन के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे न्यूक्लियस है उसका अगर कोई पार्ट, यानी डीएनए है उसका कोई पार्ट टूट गया, गोल्जी बॉडी है उसका कोई पार्ट टूट गया, तो वो क्या होते हैं, इसमें रहते हैं, इसलिए जेल होता है। और सोल क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं 75 से 85% क्या होता है, वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये क्या हो गया, सोल हो गया। तो ये सोल और जल की स्ट्रक्चर जो होती है वो बार बार बनती बिगड़ती रहती है। जैसे कि मान लो पहले सोल था, सोल लिक्विड था, कोई भी ऑर्गन टूट गया वो किस में बदल जाएगा, जेल में बदल जाएगा। फिर मान लो किसी ऑर्गन ने अपनी रिपेयरिंग, क्योंकि सेल में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, अंग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप से अपनी स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे बनाते हैं। जैसे मान लो कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा जो टूट गया, तो इस सोल में पड़ा हुआ जो पदार्थ होगा, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का इतना हिस्सा है वो किस में चला जाएगा, सोल में चला जाएगा, जिससे वो क्या होगा, जेल की स्ट्रक्चर ले लेगा। तो ये सोल और जेल की स्ट्रक्चर जो होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें साइटोप्लाज्म की, तो ये लिक्विड है। इस लिक्विड में क्या होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, गोल्जी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, और रिक्तिका या वैक्यूल्स जो होती है वो हो गई। इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सारे ऑर्गन जो है इसमें बिखरी हुई स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं, और कुछ इसमें लिक्विड पाया जाता है जो जेल और सोल की प्रोसेस करता है। वो कौन सा हो गया, साइटोप्लाज्म होता है। अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपने थोड़ा सा जान लेते हैं, वैसे ये काफ़ी लंबा है। इसके बारे में अगर फोटोसिंथेसिस अपने पढ़ेंगे, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर अगर प्लांट की पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी अगर अपने पढ़ेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के अपने को पूर्ण ज्ञान होना जरूरी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जिसे अपने क्या बोलते हैं, हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक की अगर अपने बात करें तो ये क्या होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। ग्रीन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होती है कि ये छोटे छोटे अपने इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक अंडाकार स्ट्रक्चर होती है, द्विस्तरीय होती है, और इसमें क्या होते हैं, सिक्के के ढेर के आकार की क्या होती है, इस प्रकार से चेन पाई जाती है, और इन दो चेनों को जोड़ने के लिए क्या है, एक लैमेला पाई जाती है, जिसे अपने मिडल लैमेला के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो एक सिक्का होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, थैलेकोइड, यानी ये क्या है, थैलेकोइड कहते हैं इसे। और इस पूरी चेन को क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है। और ये बीच वाली जो है इसे अपने क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड भरा रहता है जिसे क्लोरोप्लास्ट लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे ये प्राइमरी वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 70 एंगस्ट्रॉम का स्पेस पाया जाता है, जिसे अपने बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट स्पेस। इंटर क्लोरोप्लास्ट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके क्लोरोप्लास्ट की ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बताई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये क्या काम क्या करता है,
ये काम करता है फोटोसिंथेसिस का, यानी भोजन की जो प्रक्रिया होती है इसमें मेन भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, क्लोरोफिल की होती है। ग्रीन पिगमेंट रहित, तो यानी इसमें कंटेंट कौन सा पाया जाता है, ग्रीन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कलरलेस जो होता है स्ट्रोमा भी पाया जाता है। स्ट्रोमा किसे कहते हैं, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ये क्या होता है, लार्ज होता है या फिर ओवल, जैसे मैंने अंडा का स्ट्रक्चर बनाई है ना इसकी, तो अंडा का स्ट्रक्चर जो होती है उसमें का बना हुआ पाया जाता है। अब है क्लोरोफिल की अगर अपने बात करें, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है। क्लोरोफिल की अगर अपने बात करते हैं, क्लोरोफिल कल भी मैंने बताया था 5 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं अलग अलग प्लांट में। जैसे इनकी जैसे या तो होंगे ए और सी होगा, या फिर ए, बी और डी हो सकता है, सी और ए हो सकता है। इस प्रकार से क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर बनी होगी। जैसे डायग्राम अगर अपने देखें तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल सकती है। अब है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, फैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन जो होती है इसमें पाई जाती है, और सैक स्ट्रक्चर यानी इस टाइप से क्या होती है, ये नलिकानुमा स्ट्रक्चर जो होती है आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करती है, प्रोटीन और जो फैटी एसिड है उनको क्या होती है, सेंड आउट करती रहती है, यानी उनका आदान प्रदान जो होता है वो करती रहती है। और साथ में ये ER को भी क्या करती है, बनाने का काम करती है। यानी ये इसका प्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, इसका जो निर्माण होता है गोल्जी बॉडी का वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे इसका निर्माण पाया जाता है। बाहर की तरफ क्या हो गई इसकी, मेम्ब्रेन जैसे दिया हुआ है। ये इंटरस्पेस विथ मॉडिफाई एंजाइम, यानी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं इन स्पेस के बीच में, ठीक है। और ये इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो यहाँ पे बिखरी हुई स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं। अब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर अपने को देखने को इस टाइप से मिल सकती है। इसके दोनों सिरों पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम, जिसे अपने आत्मघाती थैली के नाम से भी पाया जाता है, या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसमें भी क्या होती है, चारों तरफ एक क्या होती है, मेम्ब्रेन, यानी एक गोल स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक मेम्ब्रेन से ये घिरी हुई रहती है। ये क्या करती है, जितने भी प्रोटीनल एंजाइम होते हैं या फिर जितने भी प्रोटीन होते हैं उनको क्या है, डाइजेस्टिव करने का काम करती है। अगर मान लो इसे किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिलता है तो ये क्या करती है, अपने ही ऑर्गन जो होता है उनको डाइजेस्टिव करना शुरू कर देती है, जिसी कारण क्या है, इसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। जैसे ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्या हो गए, लाइसोसोम्स कहलाते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपने कहते हैं सेल्स का ऊर्जागृह या कोशिका का ऊर्जागृह के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितनी भी इसमें ATP बनती है उनको कंज्यूम करके रखता है। जैसे मान लो सेल्स में जितनी भी एनर्जी होती है उसको क्या है, कंज्यूम करके रखता है। मान लो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो कितनी कुछ एनर्जी तो होगी उसकी ग्रोथ में, फ्रूटिंग में काम आ जाएगी। जितनी भी बची हुई एनर्जी होगी उसको क्या ये स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 भित्तियाँ जो होती है इसमें पाई जाती है, और दोनों भित्तियों में ये प्राइमरी वॉल हो गई और ये सेकेंडरी वॉल हो गई। बीच में जो स्पेस हो गया उसे बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, IMS के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेस जो कितना होता है, लगभग कोई भी मान लो कोई भी सेल आ जाए उसमें कह सकते हैं 70 एंगस्ट्रॉम तक, यानी 65 से लेकर 70 एंगस्ट्रॉम तक क्या है ये स्पेस पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, उंगलियों के आभारनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। कुछ लिक्विड पाया जाता है जिसे अपने मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये प्रोटीनियल जितने भी एंजाइम होता है उसको स्टोर करके रखता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति होगी इस टाइप से, क्या होते हैं, एक से अधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल में, यूकैरियोटिक सेल में बिखरी हुई स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं। अब है प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर अपने बात करें, थोड़ा अपनी पहले पढ़ना चाहिए था क्लोरोप्लास्ट से। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, सेल को कलर प्रदान करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड जो मैंने कल भी बताया था आपको 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब क्या हो गया, रंगहीन स्ट्रक्चर जो होती है, रंगहीन स्ट्रक्चर होती है उसको ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ऐसे पिगमेंट जो कि क्या है, सेल को कलर प्रदान करते हैं, ब्लू, रेड, ब्राउन जो होते हैं वो क्या हो गए,
क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कौन सी होगी, अभी अपने ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ओव्यूल सेप्ट ऑर्गन होते हैं, लार्ज होते हैं जो कि क्या है ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होते हैं वो करते हैं। तो ये अपने क्लोरोप्लास्ट पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता है एक प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए होता है, इसका काम है तो क्या है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन निर्माण का काम ये करता है। ठीक है, ये भी क्या होता है एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम होता है बना हुआ किससे होता है, प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ होता है और दो इसके फंक्शनल पैलेस होते हैं। दो फंक्शनल पैलेस यानी जहाँ पे ये काम करता है, पहला तो है ये साइटोप्लाज्म में फ्री स्ट्रक्चर में पड़ा रहेगा, यानी या तो क्या होगा ये मान लो ये सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे फ्री स्ट्रक्चर में पड़ा रहेगा। दूसरा है कि कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे ईआर है, ईआर की यहाँ पे क्या होगा इसकी ऊपर वाली वॉल होगी उससे जुड़ा हुआ पाया जाएगा। राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाला होता है और साइटोप्लाज्म की इन साइड में यानी अंदर की साइड पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई अवस्था में रहता है या फिर कोई भी अदर ऑर्गन है उसके सतह पे चिपका हुआ पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, या तो वो इस तरह से होगा, यहाँ पे मान लो ये ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके यहाँ पे क्या होता है वॉल पे भी चिपका हुआ पाया जा सकता है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम, 70S और 80S। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल की अगर अपने बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही क्या होंगे इसमें पाए जा सकते हैं। 70S भी पाए, 70S कहाँ पे पाए जाएंगे, जो ऑर्गन होंगे ऑर्गनल स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होंगे 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे और साइटोप्लाज्म होगा उसमें क्या होगा 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। 70S की 2 यूनिट होती है और 80S की भी 2 यूनिट होती है। 70S की कौन सी होगी 30 और 40 स्ट्रक्चर होगी और 80S की कौन सी होगी 60 और 40 स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये दो इसकी यूनिट होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो अपने अगर ध्यान से तो इस टाइप की स्ट्रक्चर यानी ऊपर की तरफ क्या होगी छोटी यूनिट जुड़ी हुई होगी। जैसे मान लो ये 70S टाइप का राइबोसोम मैंने बनाया तो ऊपर की तरफ 30S और नीचे की तरफ 40S। ठीक है, और 80S की बात करें तो ऐसी स्ट्रक्चर 80 होगा 40 होगा वो ऊपर की तरफ और 60 होगा वो नीचे की तरफ क्या होता है अटैच होती है 2 यानी 8 के नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपने बोलते हैं हाईवे सिस्टम, द हाईवे सिस्टम, यानी ये क्या करता है एक हाईवे की तरह काम करता है। या फिर अपने कह सकते हैं मान लो ये सेल है तो इसको एक जो शेप होती है वो प्रदान करने का भी काम करता है। ये क्या करता है सेल को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल, यानी ये इसमें क्या होता है इसमें जितने भी ऑर्गन या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाहर निकालना और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उनको अंदर डालने का, यानी या फिर कह सकते हैं कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया उसका इतना भाग क्षतिग्रस्त हो गया तो इससे प्रोटोप्लाज्म से इसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको पहुंचाने का भी ये काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ईआर जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। रफ ईआर का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले स्मूथ ईआर का मतलब देख लें। स्मूथ ईआर का मतलब क्या हो गया उसकी आउटर सरफेस होती है वो क्या होती है चिकनी होती है और ये किस में प्ले रोल की तरह काम करता है, ये कैल्शियम जो होता है ठीक है उसे स्टोर करने का काम करती है। कहाँ पे मसल्स जो सेल होती है उनमें क्या होती है कैल्शियम को स्टोर करने का काम करती है। इसका मेन काम क्या है कैल्शियम को स्टोर करके रखना। और रफ ईआर होती है वो क्या होती है खुरदरी, जिसे अपने कह सकते हैं खुरदरी होती है जिसमें क्या होता है प्रोटीन जो होता है उसका सिक्रेशन होना, प्रोटीन का स्त्रावण जो होता है वो पाया जाता है, यानी इसका यूज क्या होता है प्रोटीन का स्त्रावण। तो ये हो गई ईआर। ईआर की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पूरी सेल में क्या होती है इस टाइप से बिखरी हुई स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिख रही है लेकिन पूरी जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसमें बिखरी हुई पाई जाती है। अब है न्यूक्लियोज। पहले न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस की बात यानी ऑर्गन सारे अपनों ने पढ़ लिए सेल में, यानी प्रोटोप्लाज्म तक का एरिया जो है अपनों ने कवर कर लिया। 3 पार्ट थे ना, पहला सेल वॉल, दूसरा प्रोटोप्लाज्म और तीसरा जो हो गया वो न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट चल रहा है न्यूक्लियस, तीसरा वैक्यूल्स हो गया। तो दूसरा पार्ट चल रहा है प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है एक अपनी गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या है मेम्ब्रेन से ढका हुआ पाया जाता है। इसे अपने क्या बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है,
और इसके अंदर क्या होते हैं, जो ऑर्गन पाए जाते हैं जितने भी, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोज बोलते हैं, सॉरी। इसके अंदर ऑर्गन जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोज कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है इसका क्या, सेल का क्या होता है, एक प्रकार से अपने पूर्ण कंट्रोल करने वाला होता है, यानी ये क्या करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। यानी जब सेल डिवीजन होता है तब क्या है, क्रोमेटिन जाल होता है, उनको अलग करना, पूरा का पूरा काम जो होता है, पूरा डिपेंड होता है वो किस पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है इसमें 3 प्रकार के कंटेंट या 3 प्रकार के पार्ट पाया जाता है। पहला है जो न्यूक्लियर ओवरलैप, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या है, इसके जो द्रव्य होते हैं या ऑर्गन होते हैं उनको ढक के रखती है। दूसरा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन डीएनए के छोटे छोटे अपने कह सकते हैं फिलामेंट होते हैं जो आपस में उलझी हुई स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, वो क्या हो गए, या फिर अपने कह सकते हैं उसमें क्रोमोसोम के नाम भी अपने दे सकते हैं। कोल्ड क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपने क्या, यानी गोलाकार बनी हुई जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है उसे भी अपने क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटिन बोल सकते हैं। और न्यूक्लियोज, न्यूक्लियोज क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है, राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा जितने भी अपने कह सकते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गई, द्रव्य पाया जाता है, उनको इकट्ठा रूप में अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोज बोल सकते हैं, केंद्रिका जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियोज की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है, इस टाइप से पाई जाती है। यहाँ ये लिक्विड हो गया और ये क्या होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। अब है वैक्यूल्स लार्ज स्ट्रक्चर जो अपनी होगी। वैक्यूल्स 2 टाइप की अपनों ने पढ़ी थी, पहली तो है टिनोप्लास्ट और दूसरा हो गया वैक्यूल्स सेल। तो वैसे छोटा सा तो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट रूप में कि क्या होती है, कंटेंट होता है वैक्यूल्स, बड़ा सारा स्पेस होता है जिससे क्या होती है, गैसों का जो आदान प्रदान है वो होता रहता है। और इसकी जो वॉल होती है बाहर की, इसे अपने क्या बोलते हैं, टिनोप्लास्ट बोल देते हैं। ये टिनोप्लास्ट क्या करता है, वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर को बनाए रखता है और साथ में जो राइबोसोम है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी भी क्या करता है, लाइसोसोम को बनाने में काम करता है। और एंजाइम जो होते हैं उनका सिक्रीशन भी ये करता रहता है। जैसे ये क्या होगी, इसकी वैक्यूल्स हो गई। वैक्यूल्स की जो बाहर की तरफ एक परत होगी वो क्या कहलाती है, टिनोप्लास्ट। टिनोप्लास्ट के नाम से भी क्या है, इसे जाना जाता है। तो ये सारे क्या हो गए, अपने सेलुलर जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में अपने पढ़ लिया, सेल स्ट्रक्चर पढ़ ली और सेल के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में अपनी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ अपनी आज का जो लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।